2009 में जैसे आपने कहा आईपीएल साउथ अफ्रीका गया, दैट वाज अ डिफरेंट चैलेंज, एंड व्हेन इट केम बैक इन 2010 टू इंडिया, एक्चुअली आईपीएल वाला ही प्रपोजल बीसीसीआई के पास गए थे लेके करीब 94-95 में. देयर आर वेरियस प्रोफेशनल्स हु आर पार्ट ऑफ द ग्रुप. देयर इज अ सोशल मीडिया टीम. तो आपने उस टीम को चलाने के लिए कुछ और स्टडी किया था? चेस्ट में आगे 10 करोड़ ले लो, 12 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो, किसी का कोई बेंचमार्क है नहीं. कि मेगा ऑक्शन जो पहला हुआ था वो कितना बड़ा आप लोगों के लिए एक मतलब एज एन लाइक अ शिफ्ट था, मतलब कि किसी को भी T20 क्रिकेट के बारे में पता नहीं था कि कौन सा खिलाड़ी T20 का है. एक और चीज किया था, अक्षय कुमार पहले साल में आपके ब्रांड एम्बेसडर भी थे. The point is that the auction price doesn't actually determine the true value of the player. It just shows how desperate the team is for that kind of a skill. क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए. क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है. सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है. नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है. तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है. हाँ बिल्कुल आपकी तरह. सही है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है. आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर अमृत माथुर, जो पहले जो दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था उसके पहले सीईओ है और उन्होंने इंडियन क्रिकेट में काफी रोल्स अदा किए हैं. आज हमारे साथ अमृत जी जुड़े हुए हैं. सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश. मैं स्पेसिफिकली आपसे वो शुरुआती सालों के बारे में बात करना चाहता था आईपीएल के, जब आप दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ थे एज सीईओ. वो कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब बिकॉज इट्स ऑल, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया. क्या याद है आपकी पहले कुछ सालों की? यार ये याद है कि एकदम जब चालू हुआ 2008 में तो किसी चीज के लिए भी समय नहीं था. एकदम आईपीएल अनाउंस हुआ, ऑक्शन हुआ और फटाफट टूर्नामेंट का टाइम आ गया. तो एक तो समय की कमी, दूसरा समझ की कमी. किसी को आइडिया नहीं था कि ये क्या होने वाला है, कैसे करेंगे. पहली बार हो रहा है कि गर्मी के समय में 7 मैच कराने हैं आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 वीक्स. आपको कुछ नहीं पता कि टीम कब आएगी, कैसे एक साथ होएगी, प्रैक्टिस कैसे होगी. उसके अलावा मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको टिकट्स बेचने हैं, आपको अंदाज नहीं है कि टिकट की रेट्स क्या होंगी. 10,000 आदमी आएंगे जिनको आपको हॉस्पिटैलिटी करनी है, खाना पीने का अरेंजमेंट. पूरे स्टेडियम में आपके पास एक स्टोर नहीं है, किचन नहीं है. जो भी स्टेडियम है वो इस किस्म की इवेंट के लिए बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ होनी है, एंटरटेनमेंट, स्पॉन्सर्स का रोल, हॉस्पिटैलिटी, इतने सारे गेस्ट्स, उसके लिए वो इक्विप नहीं है. आपको भी कुछ अंदाज नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे करें. जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि टिकट रेट्स कैसे आप लगाओगे, कि ये डे नाइट मैच होंगे, 7 मैच होंगे, तो मिनिमम रेट क्या होनी चाहिए, कितनी मैक्सिमम रेट होनी चाहिए. सो बेसिकली आप सोचो कि जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो, अंधेरी सड़क, अंधेरे में सड़क पे लाइटें नहीं है, आपके पास गूगल भी नहीं है और आप ड्राइव कर रहे हो कि विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो एवरीथिंग वाज, एक तो फायर फाइटिंग, एक अटकलें लगाना, टेकिंग गेसेस कि यार इतना टिकट, इतने रुपए का टिकट बिक जाएगा, ये हो जाएगा. तो इट वाज फायर फाइटिंग, इट वाज trying to find solutions on the go, and also a massive challenge. ये किसी चीज की तैयारी नहीं थी, पहले कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था. तो अजीब दिन थे और उस वक्त किसी तरीके से हो गया.
आपने किसी किस्म का मतलब ये आपको अप्रोच कैसे किया गया था टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली डेविल्स? पहली बात तो जब आईपीएल, इनफैक्ट आपको तो पता ही होगा कि 96 में देयर वाज एन अप्रोच टू स्टार्ट एन इंडियन क्रिकेट लीग जो बाद में शुरू हुआ, बट वो रिबल लीग के नाम से जाना गया था। बट नहीं, आप मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं हाँ कि बताइए। ये लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि आईसीएल चालू हुआ, उसके रिएक्शन में बोर्ड ने आईपीएल किया। ये बिल्कुल गलत है। वो भी ललित के थ्रू। उस जो स्मॉल टीम थी जिसने ये प्रपोजल बनाया और बीसीसीआई के पास गए, उसमें भी मैं शामिल था, पर उस वक्त हो नहीं पाया कई वजह से। एक तो कि जो एग्जैक्टली यही प्रपोजल था कि प्राइवेटली ओन टीम्स होंगी, मैचेस खेलेंगी डे नाइट, टीमें बिकेंगी, बिल्कुल यही। फर्क ये था कि उस वक्त 50 ओवर था, 20 ओवर उस टाइम चालू भी नहीं हुआ था। पर ये प्रपोजल बीसीसीआई में गए हम लेके, ललित के साथ मिलके, थ्रू क्रिकेट एसोसिएशन। बीसीसीआई ने उसको माना नहीं, फॉर 2-3 रीजंस। एक तो उस टाइम ये सोचते कि जो हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पैसे आ जाएंगे, मीडिया राइट बिक जाएंगी, टीमें खरीद लेंगे, इतना पैसा होगा। तो बीसीसीआई वाज वेरी स्केप्टिकल, क्या ये तो बकवास कर रहे हो तुम लोग, इतना पैसा है ही नहीं। सो दैट वाज वन ऑपोजिशन कि जिस कमर्शियल कंस्ट्रक्ट है ये अनवायबल है और ये चलेगा नहीं। उनका एक और बुनियादी उसमें ऑपोजिशन था। उनका ये कहना था कि अगर ये ऐसा टूर्नामेंट है और इतने पैसे आ सकते हैं और इस किस्म का कमर्शियल प्रॉपर्टी बन सकती है, तो हम दूसरे को क्यों दे चलाने के लिए, हम खुद करेंगे। तो उस टाइम में प्रपोजल था कि एक कंपनी बनेगी, कंपनी को राइट्स दे दी जाएंगी ये टूर्नामेंट रन करने के लिए, और कंपनी बीसीसीआई को उस राइट्स के लिए कुछ पैसा देगी। तो बीसीसीआई ने ये सोचा कि यार ये अगर क्रिकेट है, हमारी हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम इसमें और किसी को क्यों आने दें। तो एनीवे वो बात चली नहीं। जब ये 10-12 साल बाद में ये बीसीसीआई रेडी हुआ करने के लिए, तो उस वक्त 8 टीमें थी। तो उस वक्त सो कॉल्ड क्रिकेट प्रोफेशनल्स की बहुत कमी थी, कि किसी को पता ही नहीं था। तो मैं भी उन सो कॉल्ड प्रोफेशनल्स में शामिल था कि ये बीसीसीआई में है, बहुत समय से हैं, इंडियन क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जानते हैं। तो मेरे को एक दो ऑफर्स आई, और काफ़ी सीरियस ऑफर्स थी, कुछ सीरियस थी, कुछ इतनी सीरियस नहीं थी। तो एक दो जो मेरे दोस्तों के थ्रू आई, बड़ी अच्छी ऑफर्स थी, पर मैंने उनको नहीं लिया, क्योंकि आई रियलाइज चंद्रेश कि जो आपके दोस्त हैं, सडनली वो आपके एम्प्लॉयर्स नहीं बन सकते। वो रिलेशनशिप इतनी चेंज हो जाती है, तो मैंने मना किया। फिर चांस की बात है कि जीएमआर ने दिल्ली डेयरडेविल्स को की टीम को खरीदा। वो मिस्टर अरुण जेटली के पास गए मिलने के लिए कि हमारी टीम यहाँ आपके यहाँ बेस्ड होगी और डीडीसी के साथ हम काम करेंगे। तो जेटली साहब से मेरी जान पहचान थी बीसीसीआई की वजह से। तो उन्होंने जीएमआर से ऐसे ही पूछा कि चलो आपने टीम खरीदी, आपका चलाएगा कौन, कौन आदमी है। तो उन्होंने कहा हमने कोई किसी अमृत माथुर का नाम सुना है, तो वी आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम। तो जेटली साहब ने उन्हीं के प्रेजेंस में फ़ोन उठा के मुझे फ़ोन किया, बोले कि ये आदमी आए हुए मेरे पास, मैंने तुम्हारी तरफ से हाँ भर दी है, तुम मना मत करना। तो आई थॉट दैट वाज वेरी गुड इन अ वे दैट इट्स अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। आई डिडंट नो देम, दे डिडंट नो मी, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो उस ऑफर को देख के आई रिजाइन माई गवर्नमेंट जॉब एंड जॉइन द आईपीएल। तो आपने उस टीम को चलाने के लिए कुछ और स्टडी किया था, मतलब कोई और फ्रेंचाइज? नहीं, आई हैड नो आइडिया, नोबडी एल्स आल्सो हैड नो आइडिया। तो एवरीबॉडी वाज इन द सेम बोट, सो टू से। मैंने आपको एक उदाहरण दिया टिकटों का। उसके अलावा चलो वो हमने कुछ अटकलें लगा के कोई रेट्स वेट्स फिक्स कर ली, टिकट बेचने चालू कर दिए, हो गया। अदर इशू वॉज कि हमको स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं। हमारी जर्सी पे 11 प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बेचनी है। अब हमें ये नहीं पता कि हमें कितने पैसे मांगने चाहिए, और देने वाले को नहीं पता कि कितने पैसे उसको देने चाहिए, क्योंकि अगेन देयर इज नो एक्सपीरियंस, देयर इज नो बेंचमार्क, देयर इज नो प्रेसिडेंट कि यार चेस्ट में आगे 10 करोड़ ले लो, 12 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो, किसी का कोई बेंचमार्क तो है नहीं। So it became a strict negotiation between two parties, both knowing nothing. So as it happened, in our first year, we had Hero as our sponsor on the chest, the main prime sponsor, at 18 crores. Now, उस वक्त आई थिंक बाकी टीमों के 10-12 करोड़ थे। तो चांस की बात, ये नहीं कि हम बहुत समझदार थे और हमने 18 करोड़ किसी से ले लिए, तुक्के की बात है। बातचीत हुई, हमने कोई रेट कोट करी, मान गए। लेटर ऑन वी रियलाइज कि बाकी हमको 18 मिल गए हैं, बाकी 12, 13, 14 के आसपास भी नहीं है।
So the point is, nobody had a clue about the market. तो बाद में सबको लगा कि 18 तो बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली आज 18 साल हो गए आईपीएल को, अभी भी कई टीम्स हैं जो 18 के आसपास है, कई टीम बहुत ऊंची हैं. So the point is कि at that time 18 was overpriced. But it just so happened because nobody had a clue of what the value of the property was. Similarly, जो स्टेडियम्स की ऐसी हालत थी कि वो आईपीएल जैसे इवेंट कराने लायक नहीं थे. मैंने बताया कि वहाँ पे फॉर आइदर ब्रॉडकास्ट और फॉर स्पॉन्सरशिप्स और फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर हॉस्पिटैलिटी और फॉर सिक्योरिटी, दैट स्टेडियम इज नॉट इक्विप्ड. स्टेडियम 2 साल 3 साल तक साफ नहीं हुआ था. वे टू हायर एन एजेंसी का इसको अलग अलग जो स्टेडियम के नीचे कमरे हैं वो उनको खोलो, उनको साफ करो. जो पानी था डीडीसीए में फॉर स्पेक्टेटर, उसका एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है म्यूनिसिपल अथॉरिटी से वेदर इट्स फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. वो कई सालों से लिया हुआ नहीं था. तो यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू मेक द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इवेंट लाइक दिस हैपन. So everything was haphazard, and everything was hit and run, trial and error. So as much error as the right thing to do. एक चीज मैं क्वाइट इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए. पहली बार जब ऑक्शन हुआ था, were you at the table and what actually happened? And नहीं, I actually joined immediately after the auction, but उस वक्त में ऑक्शन की जो कहानी है कि किसी को भी T20 क्रिकेट के बारे में पता नहीं था कि कौन सा खिलाड़ी T20 का है, 50 ओवर का है टेस्ट. आजकल तो इट्स सो क्लियरली डिफाइंड कि अगर आप 50 ओवर के खिलाड़ी हो तो शायद आप T20 में कंसिडर भी नहीं होगे. तो उस टाइम यू वेंट बाय रेपुटेशन, भले वो टेस्ट क्रिकेट की रेपुटेशन हो चाहे और किसी चीज़ की रेपुटेशन हो. सो इट वॉज वेरी बेसिक. किसी ने अपने किसी का पर्सनल लाइकिंग है तो उस प्लेयर को ले लिया, किसी का टेस्ट रिकॉर्ड देख के ले लिया. बट द ब्रॉड थिंग वाज कि यार हमें जो टीम में 11 आदमी खेलते हैं, हमें ओपनर चाहिए, स्पिनर चाहिए, मिडल ऑर्डर चाहिए, पेसर चाहिए. दैट बैलेंस यू कीप इन माइंड. बट देयर वाज नो insight about capability of 20 overs, about power play, about finishers, about death over bowling. वो कुछ नहीं था. You assembled a squad of 25. उस समय 25 वगैरह कोई लिमिट भी नहीं थी कि आपको जितनी मर्जी हो ले सकते हो आप. और उसमें ऐसा भी सिस्टम था कि यू कुड टेक प्लेयर्स आउटसाइड द ऑक्शन. तो उस वक्त बड़ा अजीब सिस्टम था कि कई टीमों ने 50-50 खिलाड़ी साइन किए हुए थे कि यंगस्टर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर, इनको ले लो, क्योंकि एक तो कोई लिमिट नहीं थी. दूसरा ये भी था कि इसको लेके रख लो क्योंकि और कहीं नहीं चला जाए कल. So then it all got refined, you can't limit, you have to limit your squad to a certain number. You cannot sign players outside the auction. तो ये काफ़ी restriction आए. I remember हमने डेविड वार्नर को साइन किया as an uncapped player outside the auction. उस टाइम ये रूल था कि अनकैप्ड प्लेयर आप कहीं का भी हो, इंडिया का हो चाहे बाहर का हो, उसका बिना ऑक्शन के आप कभी भी साइन कर सकते हो. तो हमने कहानी सुनी थी किसी के, वी आर एक्चुअली एवरीबॉडी वाज चेजिंग हेनरिक मोइसेस कि बड़ा अच्छा खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में, उसको ले. तो कई टीमों ने उसको अप्रोच किया, हमने भी किया. वी लॉस्ट आउट टू केकेआर क्योंकि केकेआर ने शायद उसको $15-20 हज़ार ज़्यादा प्रॉमिस कर दिया, वो चला गया. फिर किसी ने कहा कि आप एक वार्नर भी एक खिलाड़ी है, उसको देखो. तो आई रिमेंबर वी टॉक टू हिम ऑन टेलीफोन विद हिम एंड हिज मैनेजर and agreed on a price of I think $50,000. तो आज के हिसाब से आप देखो $50,000 तो मतलब कि it's sorry, are you there? Yeah, I'm right here. तो anyway, हमने उससे बात करी, we agreed on terms and we signed him on. As soon as we signed him on and agreed on terms, उसका वापस फोन आया कि एक और शर्त है मेरी. I said क्या हो गया? अभी तो we concluded everything. He said, in case I play for Australia, I want a bonus. तो मुझे लगा ये आदमी ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, न्यू साउथ वेल्स छोड़ो, न्यू साउथ वेल्स की बी टीम को छोड़ो, उसके नीचे क्लब क्रिकेट खेल रहा है. एंड इज थिंकिंग कि अगर मैं इस दौरान एक साल के दौरान मैं अगर ऑस्ट्रेलिया खेल जाऊं तो मुझे बोनस. तो वी वर सरप्राइज्ड एट हिज कॉन्फिडेंस. We agreed because even the bonus is a small amount, but it just shows
if you have faith in your own ability, you are thinking as a club cricketer of playing for Australia within 1 year, and which he actually did. And he has been an absolute star of the IPL, as you know. But those are different times. आप किसी को भी साइन कर लो, कितने को भी साइन कर लो, एंड अजीब सिचुएशन थी. एक चीज सर आपसे पूछना था. एक कहानी है विच ओनली यू कैन कंफर्म, इज अबाउट द साइनिंग ऑफ प्रदीप सांगवान ओवर विराट कोहली. वो क्या किस्सा था सर? वो बिल्कुल सच्ची कहानी है, और उसका दोष तो नहीं, पर वो जैसे कहानी अनफोल्ड हुई उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. कि उस वक्त दिल्ली की टीम में हमारे पास सहवाग, गौतम गंभीर, शिखर धवन, मिथुन मिनास, ये दिल्ली के हमारे पास प्लेयर्स थे हमारे स्क्वाड में. हम ले चुके थे ऑक्शन में. फिर अंडर 19 प्लेयर्स जो जीत के आई विराट कोहली की टीम, दे वर ऑफर्ड टू द फ्रेंचाइजी नॉट थ्रू एन ऑक्शन बट थ्रू क्या कहते हैं, ड्राफ्ट. तो एक बोर्ड पे सबके नाम लिखे गए कि ये खिलाड़ी, ये टीम है पूरे 15 खिलाड़ी, इनको आप ड्राफ्ट के मुताबिक ले सकते हो. उस टाइम ये सोचती कि इनको ऑक्शन में मत डालो, 19 साल के लड़के हैं, ज़्यादा पैसा मिलेगा, बिगड़ जाएंगे. तो उनको दे वर गिवन अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस एंड टोल्ड कि आप इनको ड्राफ्ट के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दो टीमों में. तो फिर सवाल ये आया कि पहला पिक किसका होगा. तो उसके लिए लॉटरी हुई, सब 8 टीमों में की है. तो उसमें लॉटरी में सबके पहला पिक मुझे मिला है दिल्ली डेयरडेविल्स. So we had the choice of picking any of those under 19 players. And we had made up our mind that we needed Pradeep Sangwan, who was a left-arm pace bowler, because we already had those Delhi batsmen. And we required a left-arm fast bowler. So at that time, perhaps it was the right decision. कि टीम कॉम्पोजिशन को देखते हुए 4 दिल्ली के खिलाड़ी हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है, इसको ले लो. एंड सेकेंडली, विराट कोहली ऑफ 2008 इज नॉट द विराट कोहली ऑफ 2025. You know? तो एनीवे, बट तो वी वर वेरी हैप्पी कि हमारा फर्स्ट पिक है और हमने हमारा जो चाहते थे हमें सांगवान मिल गया. बट इफ यू लुक एट इट इन डिफरेंट मैनर, इट्स अ ह्यूज ब्लंडर यार. हाउ कैन यू ओवरलुक विराट कोहली, हाउ कैन यू पास हिम ओवर. तो पर ये, हाँ, ये कहानी सही है और ये मेरे थ्रू हुई कहानी है. सर कितने बार सुनना पड़ा आपको ये कहानी के बारे में? नहीं, मैं तो क्या कर, कईयों ने पूरी फ्रेंचाइज ने कई बार, कि एक्चुअली दिल्ली का एक अजीब सा सिचुएशन था कि कई सालों तक दे आर द बेस्ट प्लेयर्स हु वुड कम एंड वुड गो अवे. अब नाम लो किसी भी खिलाड़ी का, वो दिल्ली के थ्रू खेल चुका है. उस जमाने में कि गौतम भी था, डिविलियर्स भी था, मैग्रा भी था, मैक्सवेल भी था, हु केम फर्स्ट टू दिल्ली एंड देन वेंट समवेयर एल्स. सो ये बड़े बड़े खिलाड़ी जो दिल्ली में आए, किसी वजह से दिल्ली ने उनको छोड़ा, फिर और कहीं गए. तो ये दिल्ली की भी एक हिस्ट्री है ऑफ मेकिंग दीज डिसीजंस व्हिच हैव प्रूव्ड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द वे you either spot players or you evaluate their potential. पर आपको सबको पता है कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी, दिल्ली की बहुत ज़बरदस्त टीमें रही हैं, पर खिलाड़ी आते हैं, चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं. तो शायद यही वजह है कि दिल्ली आज तक 18 साल में जीत नहीं पाई. हो सकता है. और सर बाद में आपने एक और चीज किया था, अक्षय कुमार पहले साल में आपके ब्रांड एम्बेसडर भी थे. यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है. याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार. वो तो है. बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है. सही है. लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है. सही है. हाँ. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. वो पहले मैच में आई थिंक वो कोई करतब करते हुए, छलांग मारते हुए आए स्टेडियम के अंदर. ये सब भी करना पड़ा था आपको उस साल, पहले साल? देखो, उस साल पहले साल क्या हुआ कि जब आईपीएल अनाउंस हुआ तो इट वाज वेरी क्लियर कि एक तरफ तो क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, एक तरफ एंटरटेनमेंट है और एक तरफ ब्रांड है. नाउ क्रिकेट तो हो जाएगी, खिलाड़ी खेल रहे हैं, देख रहे हैं, लोग बाग देख रहे हैं टीवी पे, क्रिकेट चल रही है. पर ये था कि आपकी ब्रांड को कैसे आप प्रमोट करो. हाउ विल पीपल नो कि दिल्ली डेयरडेविल्स क्या है अपार्ट फ्रॉम जस्ट द 7 or 14 मैचेस यू प्ले. तो हर किस्म की मार्केटिंग थियरीज आई
ये कर लो वो कर लो, एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स एट दैट टाइम हायर्ड सम सेलिब्रिटी टू पुश द ब्रांड. जैसे कई जगह तो सेलिब्रिटी की जरूरत ही नहीं थी. KKR didn't need a celebrity. Similarly, RCB had their own set of in-house. And तो उस होड़ में ये हुआ कि अक्षय कुमार दिल्ली के हैं, खेल में और क्रिकेट में शौक है, तो उनको ले लिया जाए जिससे कि दिल्ली में ब्रांड को पुश किया जाए. More people will be aware of Delhi Daredevils, and you build your business and your brand around it. Maybe the right decision at that time. बट हुआ क्या कि पहले साल में एक तो सभी टीमों ने अनाप शनाप खर्चा किया और अनाप शनाप लॉसेज हुए. नॉट अनाप शनाप, काफी भारी लॉसेज हुए हर एक टीम को. मे बी बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग देयर वे अराउंड द बिजनेस, ओवर स्पेंडिंग, टेकिंग सम रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजंस आउटसाइड ऑफ क्रिकेट. तो ये हुआ कि ना तो हम अक्षय कुमार को ठीक से यूज कर पाए और नुकसान भी बड़ा हो गया था. तो there was rethinking कि यार whether we need we have to cut our losses. तो ये हुआ कि उनसे यार negotiate करें. Realize कि the contract is so watertight, there is no exit. No, it was a guaranteed 3-year contract. मतलब कि lawyers were very clear कि ये बिल्कुल ही closed contract है. You have no way of negotiating or terminating or exiting. So as a last resort, मैंने कहा ट्राई करते हैं यार. मैं आई सॉट अ मीटिंग विद अक्षय एंड टू से यार दीज आर आवर प्रॉब्लम्स. तो मीटिंग शेड्यूल हुई, मैं गया और मैंने बड़ी ब्रीफली बताया कि यार इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ these reasons. एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट विद इन 2 minutes, विदाउट एनी हेजिटेशन, ही सेड अगर ये वर्क नहीं कर रहा है लेट्स क्लोज इट. He actually closed the contract after 1 year without seeking any compensation for the next 2 years. There was a large amount of money, and he took the decision in 2 minutes without even much persuasion by me. I just mentioned the problem and he agreed. So hats off to him. And not only that, उन्होंने बोला देखो मैं दिल्ली का हूँ, मेरे को क्रिकेट में शौक है. We don't have a commercial relationship because of this, but जब भी मुझे चाहिए, just call me and I'll be there. And which also happened. Next year, the IPL went to South Africa, 2009. So he was shooting some खतरों के खिलाड़ी etc. there. So we got a message कि वो मैं आना चाहता हूँ मैच में. I said, please come here, most welcome. He came, he wore the Delhi Daredevils jersey और सबको fans के साथ interact वगैरह किया. So I think really great the way he handled this, and I don't think many people would have done that. सर उस साल खत्म हुआ, आपकी टीम सेमीफाइनल में हारी, पर आपके टीम के साथ एक हादसा भी हुआ क्योंकि आपके एक बॉलर मोहम्मद आसिफ का पॉजिटिव टेस्ट भी हुआ था और बाद में वो फ्लाइट पकड़ के दुबई गए तो वहां पर भी पकड़े गए. काफी कुछ हुआ टूर्नामेंट के बाद भी. डिड यू हैव टू हैंडल ऑल दैट? I lost you a bit here. आप मोहम्मद आसिफ की बात कर रहे थे. मैं कह रहा था कि टूर्नामेंट के बाद भी काफी कुछ इश्यूज हुए मोहम्मद आसिफ को लेकर. पॉजिटिव टेस्ट इन द आईपीएल, वो दुबई एयरपोर्ट में पकड़े गए थे. ये सब चीजें भी आपको हैंडल करना पड़ा था या इट टुक केयर ऑफ इटसेल्फ? No. This actually part of the action was by IPL because they decided a decision based on what had happened with Asif. But I and Delhi Daredevils were involved because he was a contracted player for us for 3 years. Us time the contracts were, there was no exit even for a player or for the franchise from a contract. अगर 3 साल के लिए लिया ना, 3 साल आप रखोगे, वो भले अच्छा करे बुरा करे, खेले नहीं खेले कुछ भी. But obviously ये जब होने के बाद we realized that he is not the best person to have in the team because of the off-field conduct. So we wanted termination, we wanted exit. Now उस वक्त थोड़ी बहुत ये बातचीत वगैरह हुई कि initially he was not willing to terminate the contract. The player could terminate a contract if he wanted to and go away, but the franchise didn't have an option.
So फिर उसको समझाया कि यार it is not tenable for you to be with us given what has happened. And in fact, our lawyer's position was that we can even take legal action against him for tarnishing the image of the team and the franchise. So ultimately, we reached an agreement that we paid him for the year one, where he had actually played for us, but voluntarily he exited the contract for the next 2 years. But I think it was very unfortunate because he was a huge talent, and I think one of the best players in the business at that time. But because of his personal issues, um, his career didn't actually flourish very long. सर 2009 में जैसे आपने कहा आईपीएल साउथ अफ्रीका गया, that was a different challenge, and when it came back in 2010 to India, were the franchises more aware of what needs to be done? हाँ, एक्चुअली पहले 2 साल के बाद वो बिजनेस की क्लैरिटी भी हो गई, बिजनेस की भी और क्रिकेट की भी. So I think things became easier because 2 years is a long time for you to learn, and if you can't learn in 2 years, then you'll never learn. But वो 2 साल के बाद कई चीजें fell into place, and धीरे-धीरे now it's a set system. Everything is set. 17-18 साल हो गए हैं, सबको पता है क्या करना है. Year by year, very little changes. आपके अगर 12 स्पॉन्सर्स हैं तो 7-8 के 9 के ongoing contracts होते हैं, 1-2 को renegotiate करना होता है. So the business is simpler. The cricket is actually far more organized than it was, with a large support staff, more refinement in terms of data, matchups, more experience. There is more knowledge about every player. Not only कि कितने रन बनाता है, स्ट्राइक रेट क्या है, उसका पावर प्ले में क्या करता है, फिनिशिंग में क्या करता है, किस बॉलर क्या इनका. So the entire ecosystem is far more developed. So things are on relatively autopilot. They're simpler, and at the same time there are new challenges because कुछ सालों पहले तक सोशल मीडिया था ही नहीं. सोशल मीडिया था ही नहीं. So you are trying to promote your brand through some ways. आपको PR करनी है, आपको एक्टिवेशन करना है, आपको पैसे खर्च करने हैं. Now the content that you create and to engage with the fans is a revenue source. That content is worth money. You earn a large amount of revenue by generating, creating, and disseminating that content. So things change, but they're much more under control. There are more professionals who understand this business, who are part of teams. Let me give you one more example. आज जब कोई IPL टीम जाती है, ट्रैवल करती है, तो it's a group of 70-80 people. There are players, there are support staff, there are various professionals who are part of the group. There is a social media team, there are producers, editors, content creators, there are net bowlers, जो पहले concept नहीं था. So now because it's a 70 or 50 का group, you cannot do commercial airlines. Because you can't find 80 seats, you can't find a plane which will carry so much luggage. So the travel becomes more organized through a charter. The group around the players is larger. Nobody had heard of a mentor pehle. If the support staff is bigger, you'll have 3 throwdown experts, 3 masseurs, 1 yoga guy, 1 mental health, 1 strength and physical conditioning expert. So the data plays a larger role. So the environment, the ecosystem is more refined, more sophisticated, more precise. But ultimately, it's still, fortunately, it's 11 versus 11, though it's become 12 versus 12 now. But so it's grown, and the commercial growth, I think, is visible to everybody in terms of the numbers, in terms of, what Dhoni or somebody earned in year 1 and what Rishabh Pant earns in year 18. Rishabh Pant's 27 crore contract is perhaps more than the entire spend on a team in the Big Bash or in the 100. पूरी टीम को इतना पैसा नहीं मिलता, उससे ज्यादा ऋषभ पंत को IPL में एक खिलाड़ी को मिलता है. So the commercial clout of the IPL is unimaginable. The teams are hugely profitable. The BCCI is profitable. So it is a very sort of successful, growing, flourishing commercial property. सर एक चीज पूछना था, आपने सपोर्ट स्टाफ की बात की. पहले साल में
आपने सपोर्ट स्टाफ कैसे चूज किया? वो ग्रेग शिपर्ड को आपने कोच बनाया था, उनके बारे में किसी ने यार सुना ऐसा नहीं था, था कि ये ऐसा होता था कि पहले आप somehow you had to pick the main guy, शिपर्ड हो कोई भी हो, और फिर उसके साथ वो दहेज में आते हैं ना सब, कि 4-5 आदमी साथ में तो पैकेज डील होती है कि हाँ, the coach will bring with himself the fielding coach, the assistant coach, the so-called video analyst. उस टाइम डेटा नहीं होता था, it used to be called video analyst. हाँ, तो 3-4 आदमी एक्चुअली हर एक शुरू से ये रहा, अभी भी है कि जो हाँ, मेन कोच आता है वो कुछ की पर्सनल अपने साथ लाता है. It happens हाँ, with our Indian coaches also. हाँ, If Dravid is a coach somewhere, if Gautam is a coach in the team or a mentor, there will be some people who have worked with him who also get attached to the franchise. हाँ, तो शुरुआत में खाली ये था कि everything was foreign. हाँ, There was practically nobody from say India who was around the team. फॉरेन हाँ, कोच आया, फॉरेन कोच के साथ आदमी आए, एक आध कोई माइनर कैपेसिटी में कोई इंडियन जुड़ गया. तो इट वाज लार्जली ऑल इम्पोर्टेड एसेट्स इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट स्टाफ. हम्म, बट धीरे धीरे ये हुआ कि यू रियलाइज कि 7 आदमी तो इंडियन खेलने हैं हाँ, 11 में, तो 7 अगर 11 में इंडियन खेलने हैं तो यू नीड एटलीस्ट 15 इंडियंस. तो हाँ, उन 15 इंडियंस के बारे में जानकारी के लिए नीड सम इंडियन एक्सपर्ट एज अ कोच और समबडी. नहीं तो उन 15 के बारे में कौन बताएगा? कोई बाहर से कोच आया, वो 2 हफ्ते पहले आया है. फॉर हिम टू नो प्रॉपरली दोस 15 और 17 इंडियन प्लेयर्स इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो इस वजह से इंडियंस आने लगे. फिर धीरे धीरे दिस इज ऑल्सो सिस्टम हाउ इट्स इवॉल्व. नाउ यू हैव मेनी टीम्स विद ओनली इंडियन कोचेस, हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ. हाँ. सर, वो और एक चीज पूछना था आपसे, लास्ट 2 क्वेश्चंस, कि मेगा ऑक्शन जो पहला हुआ था, वो कितना बड़ा आप लोगों के लिए एक मतलब एज एन लाइक अ शिफ्ट था, मतलब एज एन बिकॉज आपने एक प्यार से एक टीम बनाया, फिर बाद में उसको तोड़ना पड़ा. सिर्फ तो बड़ा ऑक्शन हुआ था फिर 2010 में. हम्म, तो उस वक्त तक ये हो गया था कि यार ये हमें जो खिलाड़ी हम ले रहे हैं, वी नीड मोर सॉर्ट ऑफ इंसाइट अबाउट देम इन T20 क्रिकेट. और आपने 2-3 साल देख भी लिया था, तो ज़्यादा समझ थी. तो उस टाइम आई थिंक दिल्ली ने सबको हटा दिया था एक्सेप्ट सहवाग. So Delhi did a massive change, which perhaps was not right. But the idea is कि 2000 जो पहला ऑक्शन हुआ वो तो बिल्कुल नासमझी में with very little information हो गया. So by 2010 people realized कि there is more to the science of building a team and the auction. So there was I think more understanding, more awareness about the dynamics of an auction. Not just कि कौन सा खिलाड़ी, but also how his price actually gets determined in an auction. कई बार आपकी जिद की वजह से आप किसी खिलाड़ी को ज्यादा पैसा दे देते हो क्योंकि यू आर डेस्परेट कि मेरे को लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, और शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर या तो आपसे मिस हो गया या है नहीं अवेलेबल. तो he might not be worth the money you ultimately end up paying. The point is that the auction price doesn't actually determine the true value of the player. It just shows how desperate the team is for that kind of a skill. तो उस वक्त तो डिमांड एंड सप्लाई की सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक इंडियन प्लेयर चाहिए मिडिल ऑर्डर में और 2 ही अवेलेबल है, और मे बी 5 टीम्स वांट दोस 2 प्लेयर, तो प्राइस बढ़ जाती है उसकी. तो कई बार किसका नाम पहले आए किसका नाम बाद में आए, दैट्स आल्सो अ फैक्टर. बिकॉज किसी आदमी का नाम पहले आया एंड यू डोंट वांट टू रन द रिस्क यार मेरे से निकल ही जाए, तो यू टेंड टू क्लोज द डील बाय पेइंग मोर. तो dynamics of the auction are very complex, but there also there's more understanding now. कि इतने ऑक्शन हो गए हैं, teams are also very clear about what they want, what skill is necessary for to fill. Now many auctions are to fill gaps in a team. See, initially it was to build a team. Now you're only यार मेरे को एक फिनिशर चाहिए, मुझे एक पावर प्ले में बॉलर चाहिए, मुझे एक लेग स्पिनर या मिस्ट्री बॉलर चाहिए. You are looking for a certain skill. So I think it's all an evolving game. Or sir, when you finally exited Delhi Daredevils, was that a tough call for you? Not really. Actually, I'd done a lot of cricket in the BCCI and then
Then I also moved on because I became an advisor to the Ministry of Sports. The reason being that I had also done a 5-year stint earlier as Secretary SAI. So I went back to a role with the ministry. But strangely, after that role with the ministry as an advisor, I went back to the BCCI as a general manager, which I did for another 2 years. At that time, Anurag was the president. And so when he moved to the BCCI as president, I moved to the BCCI as general manager. So it's been great because I've been fortunate to have seen cricket from different angles. As a member state association on the BCCI, then as a person who was manager of the Indian team, etc., for a long time, then as CEO of a franchise team, then back as an employee of the BCCI, and also with my limited involvement with the media. I've just been fortunate that I've been able to look at cricket from different angles, and it's fascinating. We all know how powerful and how important cricket is, and to gain new insights into its working, and continue to do so, because IPL today is vastly different from what it was 5 years ago, and who knows tomorrow what the possibilities are with larger representation of our franchise teams across different leagues in the world. So I think the footprint of the IPL and the reach of the teams will only increase, and the IPL and our franchises will have a greater role in world cricket, because as the world cricket gets realigned around T20 leagues away from tests of एक मिनट सर, आप कह रहे थे वो मतलब आने वाले दिनों में आईपीएल का क्या हो सकता है? And we all know the power and the reach of the IPL as of now. But I think going forward, it will only increase because already the IPL teams own multiple franchises in the different leagues in the world. And if you see this evolving situation, even entire world cricket is getting realigned around the T20 leagues. So when that happens, I think the role of the IPL and the role of the IPL teams will only become bigger. They'll have a greater say in how cricket is run, how cricket is commercially driven. And I think there's going to be major changes in how we see cricket at the moment, with maybe more smaller role for the test matches, maybe less role for 50 over games. But the way forward, I think, is the T20 leagues all over the world. Because with 100 being relaunched with the foreign investment, the same could happen with the Big Bash, sooner than later. And with the likely growth of the MLC in the US, I think the IPL teams are best positioned to take advantage of this growth, especially because they have all the commercial resources needed for that expansion. Thanks a lot, sir. Thanks a lot for your valuable time. बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ वक्त बिताया. Thanks, Sandesh. Always a pleasure. Always a pleasure. So good to talk to you. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Thanks. Bye. Thank you.